जय भीम। आप देख रहे BCNC न्यूज और मैं हूं देव प्रताप सिंह। कोरोना ऐसी पहली बीमारी नहीं है जब इसके बहाने सांप्रदायिकता का जहर घोला गया हो, माहौल ऐसा बनाया गया हो कि कालाबाजारी अपने चरम पर हो। सत्ता के संरक्षित कुछ लोग सत्ता के नाक के नीचे कालाबाजारी कर रहे हैं। खाद्य सामग्रियां ऊपर हैं, उनके रेट हाई हैं। गरीब वंचित जहां पर मजदूरी से अपनी आय जो इनकम करने से वंचित हो गया है, बढ़ते हुए जो रेट हैं उसने उनकी कमर तोड़ दी है। क्या यह सब भारत का चरित्र रहा है, या भारत में कुछ लोगों का ऐसा चरित्र रहा है जो संसाधन युक्त हैं, व्यापार युक्त हैं, जिनके हाथों में संसाधन हैं, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। जी हां, हमने दो महामारियों का अध्ययन किया है। एक है प्लेग, जो कि 1896 में भारत में बुरी तरह से फैला और उसने उस वक्त की तत्कालीन जनसंख्या लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच में काल में समा गई थी। और आज हमारी कोरोना महामारी है। इन दोनों में कोई समानता है? किस तरह से यहाँ के जो कुछ पूंजीपति जो लोग हैं, उन्होंने आपदा को अवसर में जैसे आज बदला है, कालाबाजारी करके, रेट बढ़ा करके, दवाओं को छुपा करके। क्या पहले भी ऐसा हुआ? और इस समय पर ऐसे आपदा के अवसर पर क्या कुछ ऐसे नायक भी हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है केवल समाज सेवा के लिए? जी हाँ, आज हम अध्ययन कर रहे हैं दो बीमारियों का, प्लेग और कोरोना में किस तरह से चाल चरित्र रहा है बहुजन महापुरुषों का, साथ ही वो जो मनु संस्कृति को पालन करते हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण डेटा आया जिसमें ही मालूम पड़ा कि यहाँ पर बहुत सी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। तब हमने देखा जब प्लेग भारत में फैला था, तब वहाँ के व्यापारियों ने बहुत रेट हाई कर दिए थे, बहुत महंगाई दर बढ़ गई थी और जो बाहर से सामग्री आ रही थी उनको बेच करके अंग्रेज और यहाँ के पूंजीपति लोग अपना मुनाफा वसूली कर रहे थे। वैसे ही जैसे आज आप देख रहे होंगे जो दवाएं हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि ब्लैक फंगस की दवा, ब्लैक फंगस अब आने वाला है, तो ब्लैक फंगस वाली दवा गायब हो गई। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो दुर्लभ हो गया। 8 से 9 हज़ार की दवा 50-60 हज़ार में इंजेक्शन बिका। ये हमेशा होता रहा है। उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ, जब वहाँ पर बाढ़ आई तो वहाँ फंसे हुए लोग जो बाहर से गए थे उनको महंगे दामों पर अब पानी की बोतल, खाद्य सामग्री उनको लेनी पड़ी थी। तो इस पूरे को हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो पिताजी थे, रामजी मालोजी सकपाल, उनका सबसे बड़ा योगदान उस वक्त की बात कर रहे हैं जब महाराष्ट्र में पूना, सत्तारा और उस जगह पर काफ़ी प्लेग फैला हुआ था। चूँकि वो रिटायर्ड सूबेदार थे और जब जो फौज में नौकरी करते हैं तो उस वक्त एक टेस्ट हुआ करता था जिसका नाम था फर्स्ट एड एग्ज़ाम। वो सभी को क्वालिफाई करना पड़ता था, जिसमें उनको फर्स्ट एड की जानकारी यानी प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी जाती थी, ताकि अगर कोई घायल साथी सैनिक हो उसका इलाज उनको तुरंत आरंभिक चिकित्सा दी जा सके। ये एग्ज़ाम होता था तो लोग जो उस वक्त जो वंचित समाज के लोग होते थे और जो इंटरेस्ट लेते थे वो क्या करते थे, वो उसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन यानी उस काल के हिसाब से, उस समय के हिसाब से स्पेशलाइजेशन ले लेते थे। यही जानकारी बाबा साहब के पिताजी रामजी मालो सकपाल जी को भी थी। और जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला तो अपने परिवार के सहित, बाबा साहब तो बहुत छोटे थे उस वक्त, परिवार के सहित उन्होंने वंचित समाज के लोगों की सेवा की, उनको चिकित्सा जितना हो सकता था सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। उस वक्त जो चिकित्सा के जो आपकी जितनी भी सामग्री थी वो निःशुल्क वहाँ से चंदा जोड़ करके लोगों तक पहुँचाई गई हैं। लेकिन इसमें भी जाति आड़े आई। उच्च जाति के लोगों ने वो सेवाएं लेने से मना कर दिया। उच्च जाति के जो लोग थे, जिन्हें कहिए मनु संस्कृति के जो लोग थे, मनुवादी संस्कृति को पालन करने वाले लोग थे, उन्होंने ना तो अछूत समाज के लिए कोई हॉस्पिटल खोला, ना उनके लिए चिकित्सा का कोई साधन उपलब्ध कराया, ना कोई सेवा उपलब्ध कराई, बल्कि अछूत समाज के लोगों ने जब उपलब्ध कराई तो उसे लेने से भी इनकार कर दिया। तब
जो बाबा साहब के पिताजी थे, उनके नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे थे उस वक्त वहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपनी जान बचा लीजिए, आप बाद में शुद्धिकरण कर लीजिएगा, पहले चिकित्सा और सेवा हमारी ले लीजिएगा। तो जहाँ पर सरकार ने एक आदेश दे दिया था कि जहाँ पुणे में, सतारा में, कि आप अपना शहर को छोड़ सकते हैं, बाबा साहब के पिताजी ने वहाँ अपने प्लेस पर अपने लोगों की सेवा की, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई, बजाय नगर या कस्बा छोड़ने के। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर लोग कालाबाजारी उस वक्त कर रहे थे, उस वक्त महंगे अनाज और खाद्यान्न उन्होंने जिसने कर दिए थे, तेल पानी इन्होंने जो महंगा कर दिया था, वहां पर आम लोगों ने चंदा जोड़ करके अपने भाइयों की, अछूत समाज के लोगों की सहायता की थी। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में आते हैं, बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। जब भारत में प्लेग फैला था उस वक्त सत्य शोधक समाज की जो सेवा है वो ऐतिहासिक है, स्वर्ण अक्षरों में वो दर्ज है, क्योंकि उस सेवा में हमारे 3 साथी भी चले गए थे। माता सावित्रीबाई फूले के साथ साथ एक और हमारे जो साथी थे जो सत्य शोधक समाज के थे, और वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि दीनबंधु पत्रिका से जुड़े हुए थे। हम इनका अध्ययन करते हैं। हमने उस वक्त के तत्कालीन जो साहित्य है और फूले जी की फैमिली पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी रिसर्च की है, प्रोफेसर हरि नरके, उनके हमने साहित्य को से कुछ निष्कर्ष निकाले। वो ये लिखते हैं कि पुणे नगर पालिका में 800 से 900 प्रतिदिन मृत्यु होती थी। सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की थी, उनके लोग माता सावित्रीबाई फूले के नेतृत्व में प्लेग के जो रोगी थे उनकी सेवा में लगे हुए थे। जी हाँ, 1897 की ये बात चल रही है। सरकार ने कहा कि हम स्कूल, आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो माता सावित्रीबाई फूले ने प्लेग के लिए एक अस्पताल खोला। उन्होंने अपने जो लड़के जो यशवंतराव फूले थे उनको बुला लिया। यशवंतराव फूले जी ने उनसे कहा कि माता जी, ये संक्रामक बीमारी है, इससे आप रोगग्रस्त हो सकती हैं, आप खुद ग्रसित हो सकती हैं, आप इसको ना करिए। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने अपने बेटे को जवाब देते हुए कहा, क्या कहा, उसके मर्म को आप समझिए, उसके भाव को समझिए, कोई महान ऐसे नहीं हो जाता है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर आज महात्मा ज्योतिबा फूले होते, जी हाँ, मैं महात्मा वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसा वहाँ किताब में दर्ज है, मैं तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले अगर आज होते तो इस काम में वो पीछे नहीं रहते, तो मैं पीछे कैसे रहूं। यानी पहले मैं उनकी पत्नी बनकर उनके साथ कार्य करती थी, आज मैं उनकी शिष्या होकर काम कर रही हूँ। ये भाव थे, और इस जवाब से यशवंतराव फूले जी इतने प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं माता जी, हम पूरी क्षमता के साथ अपने रोगियों की सेवा करेंगे और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जब ये जानते थे कि उसकी उस वक्त दवा नहीं थी। उन्होंने एक जगह अस्पताल खोला और इसमें सभी जातियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई, पैसा जोड़ा, चंदा जोड़ा, जो उस वक्त की दवाएं हो सकती थी वो प्रोवाइड की गई। उनको लगता था कि अगर कोई प्लेग से ग्रसित हो गया है तो वो अस्पताल पे लाती थी, एक तो अपने कंधे पे लेके आई और जिसी के कारण उनको प्लेग भी हो गया था। तो बहुजन जो समाज है उसके जो नायक रहे हैं, जिन्हें आज हम नायक मानते हैं, उन्होंने ऐसे आपदा में अपना अवसर समझा समाज सेवा के लिए, उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व कर दिया। तो वहीं पर एक वर्ग ऐसा भी था जो इन दवाओं और उनकी कालाबाजारी उस वक्त भी कर रहा था, अनाज भी बेच रहा था, और उस वक्त बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदू प्लेग अस्पताल खोला था। लेकिन हम आपको बता दें उसमें अछूतों का प्रवेश नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाल गंगाधर तिलक की, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, वैलेंटाइन चुरुल ने उनको कहा भी था। लेकिन जैसे चूंकि वो मनुवादी संस्कृति के पोषक थे, उनके घर में
उनके आसपास जब लोग जो अछूत समाज के लोग नहीं आ सकते थे, तो उनके अस्पताल में कैसे आ सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2 अस्पताल हैं, एक माता सावित्रीबाई फूले खोलती हैं सत्यशोधक समाज के अंतर्गत, और एक बाल गंगाधर तिलक खोलते हैं जो हिंदू प्लेग अस्पताल, जिसमें केवल द्विज जातियों के ही मरीज जाया करते थे, और एक तरफ माता सावित्रीबाई फूले का है अस्पताल है जहां पर सभी जातियों के जाते हैं। ये जो वर्ग चरित्र है, ये जो मनवादी संस्कृति का चरित्र है, ये लकीर है कि जब भी बहुजन समाज से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो सभी को मानवता की दृष्टि से देखता है, सबको एक समान दिखता है। लेकिन इसके विपरीत मनु संस्कृति का जो पोषक होगा वो केवल अपने वर्ग चरित्र, वर्ग हित के लिए ही कार्य करता है, और वो एक जो बहुजन समाज है, 80% से ज्यादा जो समाज है उसको अलग कर देता है। जैसे आज के देखिएगा, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने जो बहुजन समाज के जो मजदूर, श्रमिक, जो 85% से ज्यादा जिनकी जनसंख्या है, उनको हजारों मील पैदल चलवा दिया। जबकि इंडिया में जिसे कहिए जो पूंजीपति लोग थे, उनके वर्ग हेतु वाले जो लोग थे, उन्हें विदेश से बुलवाया, उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं किया गया, और यहां पर जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर रसायनों की बौछार करवाई, फब्बारे से बौछार करवाई। ये जो वर्ग चरित्र है वो पहले भी था और वो आज भी है। देख लीजिए, पहले दवाएं बिकी, आज भी बिक रही हैं। और उस वक्त भी एक अफवाह चलती थी। कैसी अफवाह? थूक। आपने सुना होगा जब कोविड लगा तो एक मुसलमानों के प्रति अफवाह फैलाई गई कि वो लोग थूक लगा करके सब्जियां देते हैं, थूक देते हैं, जिससे कोरोना फैलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्ता का चरित्र बदला है, अफवाहों का चरित्र बदला है, रूप बदला है, लेकिन सूत्रधार वही लोग हैं, बस समय बदल गया है, और नायक और जो जिनको प्रताड़ित करना है वो बदल गए हैं। पहले ईसाई लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये लोग घर में घुसते हैं हमारे। जब प्लेग कमेटी बनी थी और रैंड और आयर्स जो उसके प्लेग कमेटी के सदस्य बने थे, तब वहां के कुछ मनु संस्कृति के लोगों ने उनके खिलाफ अफवाह फैला दी थी। बाद में इसी अफवाह की वजह से कुछ लोगों ने उनकी हत्या भी कर दी। क्या अफवाह फैलाई? कि ये लोग घर में घुसते हैं, घर में घुसते हैं, हमारे देवी देवता की मूर्ति पर थूकते हैं, तोड़ते हैं, हमारी बहू बेटी को नंगा करके बाहर लाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आरोप लगाया, भीड़ भड़की और उनकी हत्या हो जाती है। वही रैंड हाइस्ट जिन्होंने मात्र 2 महीने में प्लेग मुक्त कर दिया था पुणे जिले, पुणे नगर पालिका को, और उनकी हत्या हो जाती है। बाद में जो चापेकर बंधु हैं, भारत सरकार ने अभी उनके लिए डाक टिकट भी जारी किया है, लेकिन मैं तत्कालीन बात कर रहा हूं। अब यहां से देख लेते हैं, प्रोफेसर प्रमिला बी राव हैं, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के चरित्र पर कि वो रैंड से क्यों नफरत करते थे उस पर एक शोध किया है। देखिए, जो मनु संस्कृति का व्यक्ति होता है वो नफरत जरूर करेगा, बाल गंगाधर तिलक ने भी यही किया। उस पर देखिए, मेरे कथन नहीं है, मैं उसके किताब के कथन बोल रहा हूं। जब रैंड जो थे वो सतारा में खोती समझौता अधिकारी थे, और वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने जब वो मनाया जो गणेश महोत्सव, तब वहां पर उन्होंने उस जुलूस में कुछ प्रतिबंधित सामग्री बजाई, नारे लगाए, और एक धार्मिक उत्सव को राजनीतिक उत्सव दे करके अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश की। तो रैंड ने वहां पर 11 ब्राह्मणों को अरेस्ट करवा करके सजा दिलवाई। इस बात से वहां का जो ब्राह्मण समाज था वो बहुत सख्त उनके खिलाफ था, और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा था। 25 अप्रैल 1897 को बाल गंगाधर तिलक ने भी एक निवेदन पत्र फिर लिखा रैंड के खिलाफ, और फिर उसके बाद अन्य अखबारों ने भी रैंड के खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया। अफवाह इतनी फैली जिसका शिकार गोपाल कृष्ण गोखले भी हो गए। यहां से जब गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो उस वक्त इंग्लैंड में थे, और विल्वी आयोग के सामने उनको अपना रिपोर्ट देना था। यहां से कुछ उनके मित्रों ने, जो पूना के जो ब्राह्मण मित्र थे, उन्होंने उनको कुछ संदेशा भेजा। उन्होंने ये कहा कि ये जो गोरे लोग हैं, जो सैनिक जो लोग हैं, ये घरों में घुसते हैं,
क्या करते हैं ये लोग? ये प्लेग कमेटी के आदेशों के विरुद्ध अंग्रेज सिपाही पूजा स्थलों और रसोई घरों में घुसकर खाद्य सामग्री को अवैध करते हैं, मूर्तियों पर थूकते हैं, उन्हें तोड़कर सड़कों पर फेंक देते हैं और स्त्रियों को सड़क पर ले जाकर के नंगा करते हैं। इस बात की खबर जब लगी तो भारत सचिव ने एक जांच कमेटी बैठा दी। उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे भारत के, भारत सचिव, उन्होंने जांच बैठाई और जब उन्होंने जांच की तब उन्होंने बताया ये टोटल थी, वो अफवाह थी, वो फर्जी थी। ये थूक करके के मूर्तियों को तोड़ करके फेंकते हैं, ये पूरी तरह से अफवाह थी। और इस पे उन्होंने क्या कहा? ये फर्जी है, निराधार है, नीचतापूर्ण है और मनगढ़ंत है। और गोपाल कृष्ण गोखले को यह कहा गया कि आप सबूत पेश करिए। गोपाल कृष्ण गोखले सबूत पेश नहीं कर पाए और उन्होंने जिन मित्रों ने उन्हें बताया था वो तो अनजान हो गए और उनकी हमने आपको ये सूचना भी दी है, इस बात से ही वो मुकर गए। फलस्वरूप जब भारत में आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्लेग कमेटी और सिपाही महामहिम और अखबार से भी क्षमा मांगी। या मैं बता रहा हूं आपको, ये क्षमा याचना लिखित थी। और ये जो उन्होंने अपनी अफवाह वाली बात को छपा था तो वो द मैनचेस्टर गार्डियन अखबार था, उसमें ये उसके संपादक को उन्होंने ये लेटर दिया था, वहां पर ये खबर छप गई थी अफवाह के बारे में। तो इस तरह से ये कुछ लोग होते हैं जो अफवाहों को फैला करके एक अपना कार्य करते हैं, वो एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं। ये पहले भी था और आज भी है। आज पहले क्या था, वहां पर गोरे सैनिक थे। अब उनको बुरा क्यों लगता था? क्योंकि जब सैनिक प्लेग कमेटी के लोगों को, जो प्लेग जिनको हो जाता था और उन्हें स्वस्थ लोगों से अलग करना होता था, जैसे आज क्वारंटाइन करना होता है, पहले वैसे भी होता था। दवा थी नहीं तो स्वाभाविक है कि मृत्यु दर तो वैसे ज्यादा हो ही जाएगी। तो जब वो करते थे तो इनको ये बुरा लगता था कि जो अछूत समाज के लोग हैं वो हमारे घर में कैसे आ रहे हैं, ईसाई हमारे घरों में द्वार में आ कैसे रहे हैं। इनको मेन जो उनको दिक्कत थी वो इस बात से थी, क्योंकि सैनिकों में उस वक्त एससी के भी जो अछूत समाज के लोग थे वो भी हुआ करते थे और गोरे लोग भी हुआ करते थे। तो ये बात उनको खिला करती थी। तो मेन उनके पीछे रीजन वो ये था। तो ये जो वर्ग चरित्र है वो आज भी काम करता है। तो ये जो दो अध्ययन है मैंने आपको बताया कि किस तरह से जहाँ पर वहाँ बीमारी के समय जो बाबा साहब के पिताजी थे रामजी मालो सकपाल और माता सावित्री फूले, यशवंतराव फूले तथा आपके जो नारायण मेघाजी लोखंडे हैं, उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी सेवा करते करते। और ये लोग जो मनु संस्कृति के लोग थे वो शहर छोड़ के चले गए थे। कोई बड़ा नेता उस वक्त शहर में मौजूद नहीं था, ये नगर पालिका के एविडेंस से पता चलता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जो बहुजन समाज है ये वसुधैव कुटुंबकम पे कार्य करता है, ये तथागत की करुणा पे कार्य करता है, बुद्धिज्म के जो दया भावना करुणा पर कार्य करता है। इसीलिए ये दूसरे की पीड़ा को अपना पीड़ा समझता है, चाहे भले उसकी खुद जान क्यों न चली जाए। लेकिन एक जो दूसरा वर्ग है जिसने आपके बच्चों की, यानी मनु संस्कृति के जो लोग हैं, वो आपके बच्चों के, जिन्होंने कान में शीशा पिरोने के, जीभ काटने के नियम लिखे हों, वो आपके ना तो तब हितैषी थे, तो ना प्लेग की महामारी में हितैषी थे, ना इसमें है। तो आज बहुजन समाज को अपनी इस एनालिसिस से यह तय करना चाहिए कि उन्हें अपनी इकोनॉमी, अपनी राजनीति, अपनी सामाजिक व्यवस्था स्वयं बनानी होगी, क्योंकि मनु संस्कृति सदियों से नहीं बदली है, बदले हम भी नहीं हैं। वो शोषक रहे हैं और हम हमेशा न्याय के प्रति खड़े रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम।